Good morning. Today is 3rd October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो हमारा आर्टिकल है वो मराठा मूवमेंट के बारे में। काफी आर्टिकल्स इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो काइंड ऑफ रिपीट की आर्टिकल है। तो मराठा मूवमेंट आपको पता है क्यों हो रही है। 3-4 डिमांड्स यहाँ पर है मराठा की। महाराष्ट्र में जो मूवमेंट चल रही है, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और बिना नॉन वायलेंट मूवमेंट है और साइलेंट मूवमेंट ये है। और 3-4 इनके पॉइंट्स थे, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो एक गर्ल का रेप हुआ था, उसके हथियारों को सजा दी जाए और एक जस्टिस मिले। दूसरा जो इनका था कि रिजर्वेशन मिले। रिजर्वेशन की डिमांड्स मराठास की बहुत पुरानी डिमांड है और इसमें अब दोबारा से उभर कर आई है। और तीसरी जो इनकी मांग थी, इंपॉर्टेंट मांग थी, जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है दलित का 1989, उसमें फेरबदल किया जाए और इसमें सुधार किया जाए। तो ये इनकी प्रमुख डिमांड्स हैं। और देखिए, अभी सेम काइंड ऑफ रिजर्वेशन डिमांड्स आपको पता होगा जाट्स और पटेल्स की भी चल रही है। जाट्स की हरियाणा में, पटेल्स की चल रही है गुजरात में। और इनके पीछे मेन रीजन क्या है? इनके पीछे जो मेन रीजन है वो है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। क्योंकि ये सारी की सारी जो कम्युनिटीज हैं, ये सारी की सारी कम्युनिटीज जो हैं वो किसान कम्युनिटीज हैं, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज हैं। और फिलहाल आपको पता होगा एग्रीकल्चर में एक काइंड ऑफ क्राइसिस चल रहे हैं। इनको सफिशिएंट इनकम नहीं मिल पा रही है और इनको एक रिजर्वेशन एक आसान सोल्यूशन निकलता है। लेकिन देखिए, रिजर्वेशन के अपना अलग क्राइटेरिया है और ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सोशली और एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी देखनी पड़ेगी। तो रिजर्वेशन की डिमांड इनकी जायज है नहीं, ये तो एक डिबेटेबल इशू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट को डेफिनेटली ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, उन्होंने पहले भी देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछले बार इनको मराठों को इलेक्शन रिजर्वेशन दिया था और मुस्लिम्स को भी रिजर्वेशन दिया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस रिजर्वेशन के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया था कि मराठास को फिलहाल एक प्रॉपर रिसर्च चाहिए, उसी के बाद रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इनकी देखिए दूसरी जो बड़ी डिमांड है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट दलित की इंपावरमेंट के लिए था और फिलहाल देखिए यही सेम काइंड ऑफ डिमांड चल रही है तमिलनाडु में भी। इस तरह की डिमांड उभर कर आती है दलित की इमरजेंस के खिलाफ में, दलित के एसेशंस के खिलाफ में। आपने देखा होगा, देखिए फिलहाल एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस देखने को मिल रही है दलित के अंदर में और वे अपने आप को और ज्यादा फिलहाल वो अपने आप को असर्ट करने लगे हैं और इंपावर होने लगे हैं वो। लेकिन फिर भी देखिए, अभी ऐसा टाइम नहीं आया कि बिल्कुल भी उनके खिलाफ में अभी भी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं और उनको हटाने की बात नहीं, बल्कि उनकी इंप्लीमेंटेशन है वो ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखिए सोचना चाहिए कि ये जो डिमांड है और ये जो रिजर्वेशन की जो मूवमेंट है, इनका एक राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो एग्रीकल्चर में क्राइसिस चल रहे हैं फिलहाल, स्वामीनाथन की रिपोर्ट या तो लागू की जाए या फिर जो इन किसान कम्युनिटीज की जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है उसको दूर किया जाए। जॉब क्रिएशन की तरफ ध्यान दिया जाए। जब जॉब क्रिएशन होंगी, अच्छी जॉब्स अवेलेबल होंगी, प्राइवेट जॉब्स अच्छी होंगी, इनकम अच्छी होगी, तो जो रिजर्वेशन की डिमांड है जो ऑटोमेटिकली बैकफुट पर आ जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स हैं इस मराठा मूवमेंट के, जो कुछ खास नए नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो ओपेक का है। ओपेक क्या है? ओपेक जो है ये 12 कंट्रीज का एक समूह है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेनली तेल, जो देश तेल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक समूह है। ये क्या करते हैं? कार्टेल बनाते हैं। कार्टेल मैं आपको समझाता हूं कार्टेल क्या होता है। कार्टेल होता है, जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लीजिए। दिल्ली के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मान लो मुखर्जी नगर के और राजेंद्र नगर के, ये एक साथ आ गए और इन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया 2 लाख रुपए फीस लेंगे हम एक बच्चे से, इससे कम फीस हम कोई भी इंस्टीट्यूट किसी बच्चे से नहीं लेगा। तो एक टाइप ऑफ कार्टेल बना लिया हमने। कार्टेल बना लिया कि इससे कम फीस नहीं लेंगे और इतने ही बच्चे हम अपनी क्लास में भर्ती करेंगे। तो जो भी बिजनेसमैन होता है, डिमांड सप्लाई पर काम ना करके एक मिलके आपस में डिसाइड कर ले कि इससे कम चीज तो बेचनी ही नहीं है, तो उसे कार्टेल कहते हैं। अभी यही जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं सारे के सारे, अब इन्होंने क्या किया, मिलके एक चीज डिसाइड करी। जो तेल अभी प्रोड्यूस हो रहा है उससे 7 लाख कम बैरल तेल प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तेल के जो रेट है बहुत कम है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तेल के रेट 103 बैरल से घटकर ये आ गए हैं हमारे ऑलमोस्ट 50 बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। 45 बैरल आप मान लीजिए, 45 बैरल के आसपास ये पहुंच गए हैं। तो देखिए कितने कम रेट यहां पर हो गए हैं। और कम तेल ये काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पर। डिमांड एंड सप्लाई रूल क्या कहता है?
अगर तेल ज्यादा तो ऑटोमेटिकली जो इफ सप्लाई ज्यादा तो ऑटोमेटिकली जो रेट होएगा वो कम होएगा, क्योंकि जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और जो सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है उसका। वैसे और भी इसमें गिवन गुड्स भी होते हैं, और भी जब हम प्री में पढ़ते हैं वो अलग चीजें हैं, लेकिन सिंपल सा रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। तो अब देखिए इनको लॉस होना स्टार्ट हो गया था बहुत ज्यादा। अब लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने मिलकर एग्रीमेंट साइन तो कर लिया, 12 कंट्रीज हैं, लेकिन 12 कंट्रीज में देखिए आप कितनी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस है इसमें ईरान भी है, सऊदी अरेबिया भी है। ईरान और सऊदी अरेबिया तो दोनों एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। वेनेजुला देख लीजिए, वेनेजुला में तो अपने आप में क्राइसिस चल रहे हैं। क्या ये सब लोग इस जो कार्टेल के डिसीजन को मानेंगे या नहीं मानेंगे? और एक देखिए कंपटीशन है, कम क्यों नहीं करते? अब ईरान सोचता है कि मैंने प्रोडक्शन कम कर दी तो मुझे नुकसान हो जाएगा, क्या पता बाकी अपनी प्रोडक्शन कम ना करें, वो ज्यादा बेच दें, वो हमारी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। सऊदी अरेबिया को लगता है कि हमने कम कर दिया तो ईरान हमारी मार्केट खा जाएगा। तो इसलिए एक काइंड ऑफ डायलेमा है इनके बीच में। सऊदी अरेबिया को देखिए कितना नुकसान हो गया। सऊदी अरेबिया की अभी तक अप्रोच ये थी कि कितने भी रेट कम हो जाएं हम तेल प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, हम हमारी मार्केट का लॉस नहीं होने देंगे। बात ये है ना, एक बार आप तेल नहीं प्रोड्यूस करोगे तो आपका जो फिलहाल का कस्टमर है वो किसी और से खरीदेगा, तो वो बाद में परमानेंट उसी का बन जाएगा। तो आप अपने कस्टमर्स लूज नहीं होना चाहते। हुए क्या थे तेल के तो दाम कम हुए क्यों थे? सबसे बड़ा रीजन तो सेल गैस का था। यूएस में सेल गैस प्रोड्यूस होने लगी है, और देखिए जो सऊदी अरेबिया को ये लगता था कि जो यूएसए में सेल गैस प्रोड्यूस हो रही है ये कुछ ही टाइम के लिए हो रही है और थोड़े टाइम बाद ये बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक और हमारी मार्केट जो की तो बरकरार रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सेल की गैस तो और ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो सऊदी अरेबिया जो एक कंपटीशन करना चाहता था सेल गैस से और सोच रहा था कि अपने आप कम हो जाएगी सेल गैस की प्रोडक्शन और तब हमें हमारे तेल के दाम मिलने लगेंगे और हमारे तेल के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और सऊदी अरेबिया को इतना नुकसान हो गया कि फिलहाल उसकी इकोनॉमी आप देख लीजिए डामाडोल हो रही है पूरी। और इन्होंने पहली बार 10 साल में इन्होंने लोन लेने की बात की है, 10 बिलियन का लोन ले रहे हैं, ये 5 साल में इसे चुकाया जाएगा। और देखिए इसमें सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया फिलहाल येमेन में इसकी लड़ाई चल रही है और सीरिया में ये पैसा लगा रहा है। तो इतना ज्यादा इसमें जो चल रहा है, तो ये सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि फिलहाल अब तो सिचुएशन आ गई है कि एक एक बैरल का दाम वसूला जाए और हमारी इकोनॉमी को कंपनसेट किया जाए। और इस समझौते के लिए ईरान को थोड़ा एग्जम्पशन दिया गया। ईरान को एग्जम्पशन इसलिए दिया गया कि वो इमीडिएटली प्रोडक्शन है उसको कट ना करे, उससे थोड़ा टाइम मिला है। लेकिन इसकी सक्सेस तो इसी पे डिपेंड करती है कि इन 12 कंट्रीज में डिसिप्लिन कितना है। अगर ये डिसिप्लिन से ये इंप्लीमेंट करते हैं इसका डिसीजन तो ही फायदा हो पाएगा, अदरवाइज ये तेल के दाम कम ही रहेंगे और नुकसान जारी रहेगा इनका। जो अगला हमारा जो आर्टिकल है वो इंडिया पाकिस्तान के बारे में। बहुत आर्टिकल्स इसमें आ गए हैं, फिर भी क्या करें, डिस्कस करना पड़ता है। देखिए जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है उसमें वार डिक्लेयर कौन करता है? ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है, यूनियन लिस्ट ही करेगा। 15 पॉइंट यूनियन लिस्ट शेड्यूल 7, तो वार डिक्लेयर करता है यूनियन लिस्ट में। और जो यूनियन है उसमें कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है या प्राइम मिनिस्टर? देखिए नाम के लिए तो प्रेसिडेंट करता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ द आर्म स्टाफ है, आर्म से 3 ब्रांच होती हैं, एयरफोर्स, आर्मी और जो नेवी, इन तीनों का हेड होता है प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट काम कैसे करता है? प्रेसिडेंट तो एड एंड एडवाइस से काम करता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करता है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो लास्ट में आके इवेंचुअली हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वार इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द पीएम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द वार। अब देखिए 4 वार अभी तक हुए हमारे यहाँ पे, तो इनकी हिस्ट्री क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कौन जीता कौन हारा। फर्स्ट वार हुआ नहीं, कौन जीता कौन हारा तो वो तो है ही, उससे पहले ये भी डिक्लेयर हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। 47 में हमारा पहला वार हुआ, क्या ये किसी ने डिक्लेयर किया? नहीं, जब तक हमें पता लगता तब तक उससे पहले ही हम वार में थे तो डिक्लेयर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो डिक्लेयर नहीं हुआ। और दूसरा जो वार था हमारा वो था 65 में, क्या ये डिक्लेयर हुआ? लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे थे, ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि जब तक हमें पता लगता उससे पहले वार स्टार्ट हो चुका था, तो टाइम नहीं था डिक्लेयर करने का। ऑटोमेटिकली वी हैड टू रिटेलिएट, वी हैड टू गिव रिप्लाई, तो वार स्टार्ट हो गया, ये भी डिक्लेयर नहीं हुआ। और बात करते हैं 71 वार की। 71 वार डिक्लेयर हुआ, बकायदा ये वार डिक्लेयर हुआ था क्योंकि पाकिस्तान ने आगरा में और हमारे जो वेस्टर्न फ्रंट है वहां पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, तो हमें उसका जवाब देना था। इसे तो बकायदा इंदिरा गांधी ने रेडियो पे डिक्लेयर किया इस वार को कि वी हैव टू गिव रिप्लाई एंड वी आर रेडी फॉर द वार। ये वार डिक्लेयर हुआ था। और जो 99 का वार था, क्या वो डिक्लेयर हुआ था या उससे पहले स्टार्ट हो गया था? कारगिल में इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए थे,
यानी पाकिस्तान आर्मी के लोग आ गए थे इन्फिल्ट्रेटर्स के भेस में। इसमें भी हमें पता ही नहीं लगा, बस हम वी वर सिक्योरिंग आवर टेरिटरी, हम हमारी टेरिटरी की सुरक्षा कर रहे थे और पहले से वार स्टार्ट हो गया था, हमें टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। तो अब क्या, अब माहौल कैसा है, और अब तो मोदी प्रधानमंत्री है, अब वार हुआ तो डेफिनेटली इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बात ये होगी कि हम कहेंगे कि हम हमारी टेरिटरी सुरक्षित कर रहे थे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ थे हम, और पूरे देश के सेंटिमेंट्स आप देख लीजिए वार के खिलाफ में हैं। और अब देखिए, देखते हैं उससे पहले, वार से पहले किस वार से क्या किसी को नुकसान हुआ, किसी को फायदा हुआ, क्या हुआ। देखिए पहला वार जो लड़ा गया था 47 का, 47 में पहला वार लड़ा गया था, इसमें जो इंडिया है और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये वार लड़ा था। ये कहां गया, एक सेकंड। तो इंडिया और पाकिस्तान ने वार लड़ा था। इंडिया में इसमें 1500 लोगों जो सोल्जर्स की थी वो शहीद हुए, जाने गई, और जो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान के 3500 सैनिक मारे गए। अब देखिए इसका किसको फायदा, किसको नुकसान हुआ। थर्ड ऑफ द कश्मीर है वो अब पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके जिसे आप कहते हैं, और बाद में ये सीज फायर हो गया था, इंटरनेशनलाइज हो गया था। जो पीएम थे नेहरू और माउंटबेटन उस टाइम पर थे, दोनों ने मिलकर इंटरनेशनली यूएन में ये मुद्दा लेके गए थे और बाद में सीज फायर इस पे हो गया था। तो अब देखिए थर्ड ऑफ कश्मीर उनके पास है, रेस्ट ऑफ कश्मीर हमारे पास है, कुछ 10% हिस्सा चाइना के पास में भी है। तो अब सवाल उठता है कौन जीता ये वार, कौन हारा, हु वॉन दिस वार, हु लॉस्ट दिस वार, आप बताइए। और भी देखते हैं, और भी दूसरे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात आती है 65 की। 65 में देखिए आप, इंडिया और पाकिस्तान ने ये वार लड़ा 65 में, शास्त्री उस टाइम पर थे प्रधानमंत्री। हमारे 3000 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के 3800 सोल्जर्स मारे गए उसमें, और लाहौर तक हम पहुंच गए थे इस वार में, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमने एलओसी क्रॉस की थी और लाहौर भी हमारे कब्जे में था। तो बाद में ताशकंद में इसका एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद में इसका एग्रीमेंट हुआ तो हमें सारी की सारी टेरिटरी जो है वापस करनी पड़ी। इंटरनेशनल प्रेशर हमारे पास था और भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों हमने वो टेरिटरी रिलीज करी। तो अब बताइए कौन जीता कौन हारा, हु वॉन दिस वार, हु लॉस्ट दिस वार। अब देखिए अगला वार देख लीजिए आप, 71 का वार। 71 का वार थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखिए हमारे इंडिया के इसमें 3000 सैनिक शहीद हुए। ये सिर्फ डेटा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने की जरूरत है, हमारा आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रांगली पेश करने की है। और पाकिस्तान के जो हैं वो 8000 जो सोल्जर्स मारे गए। इसमें हमें क्या मिला, हमें मिला सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम ये वार जीत गए थे। हमें मिली बांग्लादेश की एप्रिसिएशन, क्योंकि हमने उनको एट्रोसिटीज से बचाया, उनको एक अलग देश बनाया। और पाकिस्तान ने क्या लॉस किया, पाकिस्तान ने लॉस कर दिया ईस्ट पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश उन्होंने लॉस कर दिया, खो दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने सैनिक भी थोड़े 8000 उनके सोल्जर्स मारे गए। बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में दो चीजें निकल के आई। एक चीज ये थी कि जो 90,000 सैनिक थे वो लौटाए जाएंगे, और दूसरा पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करेगा बांग्लादेश को। तो ये दो मांगे निकल के आई। आज बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, क्या वो रिलेशंस हमेशा अच्छे रहेंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो कौन जीता कौन हारा ये वार, हु वॉन हु लॉस्ट। कुल मिला के इंडिया फायदे में है, लेकिन फिर ओवरऑल देखेंगे लास्ट में। अब देखते हैं लास्ट जो है 99 में जो कारगिल वार हुआ। देखिए इस वार में क्या था कि 1000 जो थे वो पाकिस्तान के जवान मारे गए और इंडिया के मारे गए 550 शहीद हुए। देखिए सोल्जर तो सोल्जर है, किसी भी देश का हो वो तो देश के लिए लड़ता है, और पाकिस्तान के सोल्जर भी सोल्जर हैं। उन्हें तो पाकिस्तान के जो एलीट क्लास है, आर्मी की जो हेड्स हैं वो बहुत ही घटिया हैं, वो यूज करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को पूरा इंडोक्ट्रिनेट कर दिया धर्म के नाम पर। तो सोल्जर की तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी सोल्जर, किसी भी कंट्री का हो। और देखिए अब इसमें क्या हुआ, 1000 जो थे सोल्जर्स मारे गए और इसमें हमारे भी 550 सोल्जर शहीद हुए। ओवरऑल जो इंडिया के लिए वार में है पॉजिटिव ही कहा जाएगा। देखिए चारों के चारों वार इंडिया के लिए अगर कुल मिला के अगर आउटकम देखे तो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार हमें क्या मिला। पाकिस्तान को तो अभी तक 4 वार से समझ में आ गया होगा कि 2 नेशन की थ्योरी है वो काम नहीं कर सकती, और 2 नेशन की थ्योरी में जो बांग्लादेश आपने देखा बन गया होगा, धर्म के नाम पे बांग्लादेश को उन्होंने अपने आप में मिलाने की कोशिश की थी लेकिन वो मिल नहीं पाया। 1971 में अलग कंट्री बन गया। ताशकंद और शिमला एग्रीमेंट हुए, ताशकंद और शिमला एग्रीमेंट जो हुए तो आखिरकार ये निकल कर आता है कि पीस की तरफ हमें जाना ही पड़ा, यानी अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो पीस ही है। अगर ताशकंद और शिमला जैसे एग्रीमेंट करने ही थे तो वार की क्या जरूरत थी। और वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने भी अपने कार्यकाल में ये माना
कि वार तो देखिए सोल्यूशन नहीं है और ना कभी था ना कभी होगा। अल्टीमेटली पीस के लिए जाना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा दोनों के देशों ने तंग आके पाकिस्तान से फिर से बातचीत स्टार्ट कर दी थी और यही देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा मोदी गवर्नमेंट को भी आज नहीं तो कल बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यही एक सोल्यूशन है। टेरर भी देखिए, अब पहले और आज की सिचुएशन में क्या फर्क आ गया है। आप देखिए, वार तब भी हुए थे, वार का खतरा अब भी है। टेररिज्म तब भी था, टेररिज्म अब भी है। अब एक टेररिज्म नई फॉर्म ले चुका है, धर्म के नाम पे टेररिज्म भड़काया जा रहा है। लेकिन अब आप एक चीज देखिएगा, अब इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा फैल रही है। इंटॉलरेंस लोगों के बीच में, इंटॉलरेंस क्या, जैसे एक उन्माद जुनून वार के लिए कि हाँ हमें जवाब देना होगा। इवन पाकिस्तान में देख लीजिए, इंडिया ये करता है वो करता है, तो एक दोनों देशों में जो कुछ लोग ऐसे हैं, आप देखिए पाकिस्तान में आर्मी को दोषी ठहराया जा सकता है। आर्मी की जो एलीट क्लास है अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए इंडिया के खिलाफ में आग भड़काते हैं, कश्मीर के मुद्दे को अलाइव रखते हैं क्योंकि वो अपनी रेलेवेंस बनाना चाहते हैं। और दूसरा आप देख लीजिए टेररिस्ट, देख लीजिए नॉन स्टेट जो एक्टर होते हैं, ये भी अपने आप को दोनों देशों के बीच में चाहते नहीं कि शांति हो। इंडिया में भी देख लीजिए कुछ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, कुछ राइट विंग एक्टर्स हैं जो बिल्कुल शांति नहीं चाहते हैं। और देखिए तो ये शांति के लिए दिक्कत है। पूरी की पूरी कंट्री से नफरत करना ठीक नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है या जो टेररिस्ट लोग हैं पूरे के पूरे इंडिया से नफरत करना सिखाते हैं, या हमारे इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो पूरे के पूरे पाकिस्तान से नफरत करना सिखाते हैं। तो ये चीज देखिए, नेशनलिज्म ये चीज नहीं है, किसी की पूरे देश से नफरत करना नेशनलिज्म नहीं है। और पूरा का पूरा देश पाकिस्तान का जिम्मेदार नहीं है जो ये सिचुएशन, ना ही पूरा का पूरा इंडिया जिम्मेदार है जो फिलहाल की सिचुएशन है। तो ये जो है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और शांति के लिए खतरा है। देखिए आप बोल के दिखाइए। कुछ लोग आज नेशनलिज्म की बात तो करते हैं, इतना ज्यादा उन्माद करते हैं, दूसरे लोगों की जो वॉइस है उसको पूरा सप्रेस किया जाता है और पूरा का पूरा सप्रेस किया जाता है। जैसे कि आप आज ट्रेन में बोल के देखिए, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आप बोल के देखिए नहीं हमें वार नहीं करना चाहिए। दूसरा बंदा आपको झट से जवाब देगा, अरे तुम क्या जानो, हमें इतना नुकसान हो गया, हमें ये हो गया, हमें जरूर वार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म आज दोनों देशों के बीच में है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दे फीड ईच अदर। मतलब वो भी वार चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग भी जो एक्सट्रीम लोग हैं और इंडिया के जो एक्सट्रीम लोग हैं वो भी वार चाहते हैं। इंडिया में कुछ लोग मुस्लिम का डर दिखाते हैं और नेशनलिज्म की बात करते हैं, और जैसे पाकिस्तान में भी कुछ लोग हिंदूज का डर दिखाते हैं और नेशनलिज्म की बात करते हैं। नेशनलिज्म ये नहीं है, नेशनलिज्म ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उससे नफरत करना, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत धारणा है। पाक ने जो गलती की थी, जो पाक ने देखिए 1947 में एक गलती की थी, मुस्लिम्स के नाम पे एक देश का निर्माण करना, ये गलती सबसे बड़ी गलती थी। और इंडिया इस चीज के सबसे बड़ा खिलाफ था। इवन गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था। गांधी जी ने देखिए, जब इजराइल बनाने की बात हुई थी, इजराइल की मूवमेंट भी काफी पहले चल रही थी। इजराइल की मूवमेंट थी एक धर्म एक कंट्री, यानी ज्यूइश के नाम पे एक देश बनाने के नाम पे। गांधी जी ने कहा था देखिए हम जो ज्यूइश के साथ में जो अत्याचार हुआ है हम उसके साथ हैं, लेकिन एक धर्म एक देश, ये थ्योरी बिल्कुल गलत थ्योरी है और एक धर्म के नाम पे देश नहीं बनाया जा सकता। तो आप चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि वही गलती अब इंडिया करे दोबारा से। और अगर देखिए पीओके का अगर मॉडल हम अपनाते, पाकिस्तान का जो मॉडल है हम अपनाते, तो अभी तक हमारे भी टुकड़े टुकड़े हो गए होते। क्योंकि देखिए जो हमने अभी तक हमें जिस चीज ने बचाए रखा है वो है डेमोक्रेसी, वो चीज है हमें सभी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है और सभी धर्मों को हम मानते हैं। यही वो चीज है जो अभी तक हमारे देश को बचाए हुए हैं और समेटे हुए हैं। आप देख लीजिए इवन यूएसए भी आश्चर्यचकित है। यूएसए एक स्टेटमेंट निकल कर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि 170 मिलियन, इंडिया के बारे में उन्होंने कहा 170 मिलियन पीपल एंड नो ISIS, डोंट यू थिंक सो इट इज बिजारे, डोंट यू थिंक सो इट इज सरप्राइजिंग? Yes, it is surprising. It is my country where we have adopted the model of secularism. We respect all the religions. I am proud of being as an Indian because we are secular country. अब देखिए वार सॉल्यूशन किसी भी चीज का नहीं है। अगर वार होगा तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होगा और फिलहाल इंडिया ऐसा नहीं चाहेगा। डेफिनेटली वो रीजन है, इकोनॉमी एक अलग फैक्टर है। न्यू दिल्ली को भी इस एडवाइस पे ध्यान देना चाहिए और सोच समझ के, जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी सोच समझ के स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। अगर कल को वार हुआ तो नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान होगा हमारे सोल्जर्स का, नुकसान होगा गरीब आदमी का, जिसको वार का सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है।
तो अब टाइम है, अब नफरत भुला के हमें वार करना चाहिए, वार के खिलाफ में। अब टाइम है कि इस धर्म के नाम पे जो भी पोलराइजेशन होता है उसके खिलाफ में आवाज उठाई जाए और एक दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित की जाए। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। तो इसमें जो व्यूज थे वो थोड़ा ही, मेरा पर्सनल व्यू कुछ भी नहीं था, और ये सारे के सारे व्यूज थे जो आर्टिकल्स लिखने वालों के। देखिए, अब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस की बात आती है। साइमल्टेनियसली इलेक्शन का पिछले 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल आया था और बहुत सारे पॉइंट्स थे जो साइमल्टेनियसली इलेक्शंस के खिलाफ थे, यानी लोकसभा और जो विधानसभा के इलेक्शन है उनको एक साथ ना होया जाए, एक साथ ना करवाया जाए। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ में है, फेडरलिज्म के खिलाफ में है, और तीसरा, इससे लोकल इशू और जो नेशनल इश्यूज हैं वो ब्लर हो जाते हैं। हमारे जो देश का मतदाता है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि किसको वोट दिया जाए, उसको पता नहीं लगता। और जो ये सारे हमने डिसीजन, ये सब पॉइंट्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे। अब बात आती है कि नायडू ने, वेंकैया नायडू है जो उन्होंने अच्छा आर्टिकल लिखा है, ये खिलाफ में, मतलब पक्ष में है ये। अब ये जो इस आर्टिकल्स के पॉइंट है वो कि हमें क्यों दोनों को जो इलेक्शन है एक साथ हेल्ड करने चाहिए। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट है, हम सिलसिलेवार वाइज से हमें डिस्कस करते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने एक एक करके वो उसी आर्टिकल के पॉइंट को काटा है, तो ये अच्छी बात है। तो इसे हमें एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा और हम सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी साथ साथ लिख सकते हैं। पहले देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है, फिलहाल इतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी है, और जब भी इलेक्शन होते हैं बार बार एक पॉलिसी पैरालिसिस आता है और देश की गवर्नेंस को नुकसान पहुंचता है, और ये हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी चाहिए कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ना हो, और जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं वो ना हो। और दूसरा जो रीजन है वो उन्होंने दिया है, देखिए जब भी इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल जो क्लास होती है यानी पॉलिटिशियन, वो एक नैरो माइंडिंग थिंकिंग रखते हैं। यानी जब भी इलेक्शंस होते हैं पॉलिटिशियंस की सोच छोटी हो जाती है, वो सिर्फ इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं। और देखिए, अब देखिए जब भी लॉन्ग टर्म इलेक्शंस होंगे, 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे और दोनों साथ साथ होंगे, तो उनकी सोच भी बड़ी रहेगी, वो भी कंट्री के बारे में सोचेंगे। तो इसका एक फायदा तो ये है पॉलिटिकल क्लास की जो थिंकिंग है। और फिर भी देखिए, जो फॉर्मल इलेक्शंस के ईसी थे, इलेक्शन कमिश्नर थे जयदी, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि एक साथ इलेक्शन होंगे तो ना सिर्फ टाइम की बचत होगी और मनी की बचत होगी, एनर्जी की बचत होगी, गुड गवर्नेंस आएगी। तो एक ये देखिए, टाइम, मनी, एनर्जी, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें आएंगी अगर इलेक्शन एक साथ होते हैं तो। और देख लीजिए आप, फिर भी कुछ लोगों को डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के नाम पर ऐसा कहा जाता है कि एक साथ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। देखिए, फेडरलिज्म तो इससे और ज्यादा बढ़ेगा, बल्कि फेडरलिज्म कम थोड़ी होएगा, इससे और ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन होगी। अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। और जो हमारे 1952-67 में देखिए इलेक्शन एक साथ हुए थे, तो क्या हमारे यूनिटरी फीचर आ गया कोई? तो ये कहना तो गलत होएगा कि यूनिटरी फीचर के खिलाफ में है। तो एक फेडरलिज्म का पॉइंट था, एक साथ इलेक्शंस होंगे तो बेटर कोऑर्डिनेशन आएगी और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे दोनों की दोनों गवर्नमेंट। देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी है, इससे डेमोक्रेसी बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि जो, अब देखिए फिलहाल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, और अगर अगले साल इलेक्शन है, मान लीजिए यूपी में इलेक्शन मान लीजिए, तो आप मानते होंगे, इतना तो आप मानते होंगे प्रैक्टिकली कि बीजेपी अगर सेंटर में है तो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, इनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कितना भी आप कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा बहुत तो जो सेंटर में पार्टी होती है वो इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर ही देती है, उसको थोड़ा बहुत तो फायदा मिलता ही मिलता है। चाहे वो प्रोजेक्ट डिक्लेरेशन से रिलेटेड मान लो, या फिर जब इलेक्शन नजदीक हो पॉलिसी रिलेटेड मान लो, कुछ भी मान लो, इनको फायदा होता है। अगर इलेक्शन से एक साथ होंगे तो इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर में तो कोई भी पार्टी होगी नहीं उस टाइम पे, तो किसी को भी फायदा नहीं होगा। तो बल्कि डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इससे। अब जो एक बात आती है कि एक जो बात थी कि हमारे देश का मतदाता है, जो वोटर है, उसको पता नहीं लगेगा कि नेशनल इश्यूज जो है हमारे वो लाइमलाइट में रहेंगे, उसके हिसाब से वोटिंग होगी, और रीजनल इश्यूज बैकफुट पर चले जाएंगे। यानी वो फर्क नहीं कर सकेगा कि सेंटर में किसे वोट देना चाहिए और रीजनल पार्टी को किसको वोट देना चाहिए। देखिए, ये तो हमारे वोटर्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते। अब फिलहाल बहुत ज्यादा जागरूकता आ रही है, और हमारे देश के मतदाता फिलहाल बिल्कुल दे आर एबल एंड दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लोकल इश्यूज एंड नेशनल इश्यूज। यू कैन टेक द केस ऑफ दिल्ली इलेक्शंस। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन हुए, सातों की सातों सीटें आई बीजेपी के पास में। कुछ ही टाइम बाद, बिल्कुल थोड़े ही महीनों बाद, तुरंत वहां पे इलेक्शन हुए विधानसभा के, वहां पे अरविंद केजरीवाल की सीटें आई 67 आउट ऑफ 70। तो देख लीजिए आप कितने देश की जनता जागरूक है। यस, देयर आर पॉइंट्स, आप कहेंगे कि ये सिर्फ दिल्ली का सीन है, बाकी स्टेट्स जहां रूरल स्टेट्स, ठीक है, अगर नहीं है जागरूकता तो जागरूकता आएगी, तो बिल्कुल जागरूकता लानी पड़ेगी।
तो जागरूकता, जो अवेयरनेस है वो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप रीजन नहीं कह सकते हैं। इवन जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने भी कहा कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा, और इवन जो एल के अडवाणी है जो बीजेपी के नेता, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। देखिए जो एक दूसरा रीजन है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्यों कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और इससे क्या होता है कि एक पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है और गवर्नेंस में नुकसान पहुंचता है, गवर्नेंस आसानी से होती नहीं है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस होता है, देखिए जब भी इलेक्शंस होता है तो वाइड स्केल पे एक फोर्सेस को, पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। तो अब देखिए जब इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, बार बार प्रॉब्लम करना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है उनको। तो देखिए अब कितनी दिक्कत आती है। अब नक्सलिज्म जो अफेक्टेड एरिया होते हैं तो वहां तो इतना ज्यादा जान माल की नुकसान, यानी अपनी जान पर खेल के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हम वो इलेक्शन करवाती हैं, तो एक साथ इलेक्शन हो जाए तो जान माल का भी नुकसान नहीं होगा और इवन पैसे भी बचेंगे। और इवन आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में कितनी प्रॉब्लम आती है इलेक्शन करवाने में, तो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज भी अच्छे से हो सकेगी। देखिए सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसा तो बचेगा ही, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इसमें सेव किया जा सकता है, 4500 करोड़, लेकिन ये आप फैक्ट पर ध्यान मत दीजिए, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा सेव किया जा सकता है और ये एक्सपेंडिचर हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे साइमल्टेनियसली इलेक्शंस के। अब आज बात करते हैं हम कुत्तों की। यस डेफिनेटली वी टॉक अबाउट द डॉग्स। न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, डेली आपको खबरें मिलती होंगी कि जो डॉग हैं वो अटैक करते हैं, कुत्ते अटैक करते हैं मैन पर, आदमियों पर, इवन मैन भी अत्याचार करते हैं डॉग पर। तो ये टू वे प्रोसेस है। आपने डेटा, अगर डेटा की बात करें तो देखिए 20 मिलियन डॉग बाइटिंग के केसेस सामने आते हैं हर साल और 20,000 डेथ होती हैं हर साल। तो देखिए ये लड़ाई है और ये बात है एक सिर्फ मैन वर्सेस में डॉग की राइट्स की, यानी एनिमल वर्सेस में मैन राइट्स। अब देखिए हमारे देश में थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है डॉग्स की, सिर्फ आदमियों की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट नहीं है हमारे देश में, डॉग्स की पॉपुलेशन भी थर्ड लार्जेस्ट है। तो देखिए यहां पर जो एनिमल्स को के लिए जो लेजिस्लेशन है, यानी डॉग्स के लिए लेजिस्लेशन है उसकी बात कर लेते हैं। लेजिस्लेशन अभी है हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल, इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल 1960। अब देखिए ये आता है हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज एक्ट, उसके अंदर में ये आता है। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है वो खुद अपने आप में कंफ्यूज्ड है और कंट्राडिक्टरी है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं। ये जो एबीसी है वो कहता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए और स्टेरिलाइज किया जाए डॉग्स को, और स्टेरिलाइज करके इनको वहीं छोड़ दो, उसी लोकेशन पे जहां से इनको पकड़ा था, पकड़ो, स्टेरिलाइज करो और वहीं छोड़ दो। अब बात आती है, देखिए इस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जब डॉग्स किसी आदमी के, यानी उनकी पोसेशन जिस भी अथॉरिटी के पास में या जिस भी इंडिविजुअल के पास में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ के पास में होएगी, वही ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हो अथॉरिटी वो उस डॉग्स का मालिक बन जाएगा। अब देखिए अब इस एक एक्ट में दूसरी भी बात साफ साफ लिखी है कि जो भी इसका मालिक होएगा उसको फ्री नहीं छोड़ सकता, उसको पेन नहीं दे सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? यानी आप एक तरफ तो आप कहते हो इनको स्टेरिलाइज करो, पकड़ो, और जब एक बार पकड़ लिया तो इसी एक्ट के हिसाब से आप इनके मालिक हो गए, और उसी एक्ट के हिसाब से आप इनको फ्री नहीं छोड़ सकते। तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया अपने आप में एक। और देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टीज एक्ट है उसके हिसाब से तो बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज वाले भी इसके ओनर हो गए, और ये इसे पकड़ के इनको छोड़ नहीं सकते, वापस उसी लोकेशन पे छोड़े कैसे? तो इंडिया वैसे तो देखिए ग्लोबली फर्स्ट कंट्री है जिसने ये अलाउ किया है कि जो डॉग्स हैं या एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकली पाल सकते हैं। और डोमेस्टिकली इनको पेट बनाने के लिए इनका मकसद क्या था? इनकी वेलफेयर, यानी इन पे क्रूएल्टीज ना हो, ये गवर्नमेंट का मकसद था। लेकिन फिर भी ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब देखिए अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इनका क्या? स्ट्रीट डॉग्स तो इस हिसाब से ना तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में आए, यानी ना तो ये जंगली जानवर हुए और ना ही ये डोमेस्टिक हुए। तो स्ट्रीट डॉग्स तो बेचारे अधूरे, ना इधर के ना उधर के रह गए। तो इनके बारे में क्या? देखिए वैसे तो ये म्यूनिसिपैलिटीज का काम होता है, जो भी अनवांटेड जो चीजें होती है जैसे चूहे, रैट्स, मॉस्किटोज, जो भी डिजीज को बढ़ावा देते हैं इनको कंट्रोल करना, इनको पकड़ना। और जो फिलहाल जो एबीसी मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया था, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो एबीसी है वो प्रोहिबिट करता है कि इनको कैप्चर या किल नहीं किया जा सकता। डॉग्स को कैप्चर या किल नहीं किया जा सकता जब तक या तो इनको चोट ना लगी हो, जब तक ये घायल ना हो। इवन डॉग्स को यूथनेशिया भी नहीं दे सकते। देखिए आप बंदों के बराबर, मैन के बराबर जो है डॉग्स की इंपॉर्टेंस है।
इंडिया में साफ साफ बैन है कि डॉग्स को यूथनेशिया नहीं दिया जा सकता, और यूके और यूएस जैसी कंट्री में वैसे ये अलाउड है। हमारा जो कानून कहता है कि आइसोलेट कर दिया जाए डॉग को, एक नेचुरल डेथ जब तक नहीं होगी जब तक आप उसको नहीं मार सकते। और यूके में अगर कहा गया कि अगर डॉग डेंजरस हो तो उसको मार सकते हैं, और यूएस में भी इसको अलाउ किया गया है यूथनेशिया को, लेकिन इंडिया में अलाउ नहीं है। अब देखिए डॉग बाइटिंग से होता क्या है, डॉग बाइटिंग से इतना नुकसान होता है, डॉग बाइटिंग से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का जो एक एक इंजेक्शन इतना महंगा आता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का नुकसान होता है, इतनी टाइम की वेस्टेज होती है टीको लगवाना, और इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज जो डेथ भी होती है रेबीज से, इतना ज्यादा नुकसान होता है। अब देखिए डॉग से क्या होता है, विकुलर एक्सीडेंट भी होते हैं, आपने देखा होगा कुत्ते के सामने आने से कितने ज्यादा हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो एबीसी है वो भी इतना ज्यादा स्टेरिलाइज करता है, और वहां भी एक रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। जो एबीसी है हमारी, देखिए बर्थ कंट्रोल तो करता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल। देखिए एक तो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको इतने ज्यादा डॉग्स को, यानी 50 बिलियन डॉग्स हैं, आप इनको स्टेरिलाइज करोगे कैसे? 50 मिलियन डॉग्स को स्टेरिलाइज करना क्या आसान काम है? इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतनी सारी लॉजिस्टिक्स चाहिए इनको स्टेरिलाइज करने के लिए। एक देखिए वैसे तो कुत्तों का अपना इलाका होता है, कुत्तों का, सभी कुत्तों का अपना अपना इलाका होता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। तो जो स्टेरिलाइज डॉग है, स्टेरिलाइज डॉग अगर अनस्टेरिलाइज्ड जो है उनके इलाके में आ गए, या फिर अनस्टेरिलाइज डॉग्स हैं स्टेरिलाइज कुत्तों के इलाके में आ गए, तो दोबारा से मिक्स हो जाएंगे। तो एक लेवल के बाद में एरिया वाइज अप्रोच भी नहीं अपना सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई इतने लार्ज स्केल पर काम करने के लिए, इतने फंड चाहिए क्या? उसी हिसाब से बंदों की जरूरत है, म्यूनिसिपैलिटीज में स्टाफ की जरूरत है क्या? इतने बंदे हैं हमारे पास में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए हमें कुत्तों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुत्ते हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ऐसा कहते हैं कि कुत्ते सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं, लेकिन गलियों में उनकी जगह बिल्कुल नहीं है, गलियों में उनको नहीं रखा जा सकता। और इससे अच्छा तो ये होगा कि उनको डोमेस्टिकली कहीं रखा जाए या फिर वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाए। गलियों में तो होंगे तो अगर कुत्ते तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो इसके लिए हमें एक अच्छे से लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और अगर वो गलियों में नहीं रहेंगे, ये कुत्तों के लिए भी अच्छा है और ये जो ह्यूमन बीइंग है उनके लिए भी अच्छा है। तो ये था हमारा कुत्तों का आर्टिकल। ठीक है, थैंक्स वेरी मच। और आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन ये है कि आप क्या सोचते हैं साइमल्टेनियसली इलेक्शन के बारे में? आप अपने व्यू दीजिए। हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। व्हाट डू यू थिंक? साइमल्टेनियसली इलेक्शन यानी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।